यहाँ पे लगा लिया लोड, यहाँ पे हमने लगा दिया एसी सप्लाई, ठीक है। यहाँ का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया आपको कि लेंस लॉ से जो आपका E होता है वो होता है -N/d∅/dt। तो अगर E आपका -N/d∅/dt है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और अगर आप इस साइड की बात कर रहे हो, मैं प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस साइड की अगर बात कर रहा हूँ तो मैंने उसको 1 रिप्रेजेंट किया है, तो आपका जो E1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 हो जाएगा एंड E2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये बात भी क्लियर हो गया होगा कि जो आपका EMF इंड्यूस्ड आ रहा है वो आपका N1 पे प्रोपोर्शनल है और जो E2 है वो N2 पे प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब केस फर्स्ट एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 ग्रेटर है N2 से। तो अगर ये ऐसा है देन आपका क्या हो जाएगा, E1 ग्रेटर देन E2, मतलब यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ का वोल्टेज कम है। तो आपने यहाँ पे क्या दिया है, AC सप्लाई दिया है, यानी कि आपका इनपुट पे वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है और आउटपुट पे वोल्टेज क्या है, कम है। तो आप इसको किस टाइप का ट्रांसफार्मर बोलोगे, इसको आप बोलोगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलोगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बिकॉज वोल्टेज फ्रॉम इनपुट इज डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है, इनपुट में जो वोल्टेज था उससे आपको लेस देन वोल्टेज मिल रहा है, डिक्रीज हो गया। तो ये क्या है, आपका स्टेप डाउन वोल्टेज है, ठीक है। केस 2 एज्यूम कीजिए कि आपका जो N1 टर्न्स है वो क्या है, N2 से कम है, मतलब N2 टर्न्स आपके ज़्यादा हैं N1 से। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि देन आपका जो E2 वोल्टेज है वो ग्रेटर हो जाएगा E1 से। दैट मीन्स ये आपका ट्रांसफार्मर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर कम वोल्टेज है और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में क्या है, ज़्यादा है। तो ये वोल्टेज ज़्यादा है, ये वोल्टेज कम है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों, बिकॉज वोल्टेज फ्रॉम इनपुट इज इंक्रीजिंग। जो भी आपका E1 वोल्टेज था, आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, ग्रेटर वोल्टेज मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आपका N2 टर्न्स ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, अगर आपका आउटपुट में टर्न्स ज़्यादा है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप उसको कैसा बोलोगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलोगे। अगर आपका आउटपुट साइड का नंबर ऑफ टर्न्स कम है, दैट मीन्स आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इनपुट से, तो आप उसको क्या बोलोगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये हमको 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर जानना जरूरी है। इसके अलावा और अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, बेस्ड ऑन कूलिंग सिस्टम भी होता है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन सिस्टम भी होता है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बता दूंगा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कोर टाइप होता है, सेल टाइप होता है, ठीक है। कूलिंग के हिसाब से भी होता है, ऑयल कूलिंग, एयर फोर्स कूलिंग, नेचुरल कूलिंग, ठीक है। तो वो अलग अलग होते हैं। फिलहाल के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक। अब एक बात मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन के टाइम में कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अदर इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड पावर। मतलब पावर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो पावर चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इनपुट साइड का जो पावर है वो कितना होगा, V इंटू आई, और आउटपुट साइड का पावर कितना होगा, V इंटू आई। तो अगर हमने इसको 1 रिप्रेजेंट किया है तो ये हो जाएगा V1
और ये हो जाएगा I1, और ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा I2। दैट मीन्स आपका V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2 ये होना चाहिए। इनपुट साइड का पावर इक्वल्स टू आउटपुट साइड का पावर। ठीक है, अब आपको दिमाग में किसी के दिमाग में आ रहा है कि पावर तो V इंटू आई, ये तो KVA हो गया, किलोवाट होना चाहिए, कॉस थीटा आना चाहिए। तो ये मैं अभी आपको नेक्स्ट आगे के पार्ट अभी आगे बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर्स की रेटिंग KVA में होती है ना कि किलोवाट में। क्यों होती है मैं इसको आगे बताऊंगा। ठीक, अभी फ़िलहाल के लिए ये दिख रहा है कि इनपुट साइड का पावर आपका V1 I1 है, आउटसाइड का पावर कितना है V2 I2 है। तो V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं केस फर्स्ट, क्या ले रहे हैं केस फर्स्ट, यानी कि N1 ग्रेटर देन N2। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि E1 ग्रेटर देन E2 या और V1 ग्रेटर देन V2। तो V1 वोल्टेज अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, और इसको डिक्रीज कर रहे हो, तो मान लो ये अगर 5 है और ये आपका 4 है, ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज डिक्रीज होकर के 4 हो गया। एग्जाम्पल, तो ये 5 से डिक्रीज होकर के ये 4 हो गया, तो आपका करंट क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपको इसको कितना बनाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन उसी अकॉर्डिंग आपका करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ताकि आपका इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम रहे। ठीक है, तो इस वाले केस में हमारा क्या हो रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो यानी कि वोल्टेज आपका डिक्रीज हो गया, तो करंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जैसे वोल्टेज आपका 5 से 4 डिक्रीज हुआ, तो करंट भी आपका 4 से 5 इंक्रीज हो जाएगा, ताकि ये जो प्रोडक्ट है या जो इनपुट पावर और आउटपुट पावर है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसलिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट आपका इंक्रीज होता है, वोल्टेज आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। लेकिन हम लोग नाम स्टेप अप स्टेप डाउन किसके फॉर्म में बोलते हैं, वोल्टेज के फॉर्म में बोलते हैं। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपका करंट क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपका करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मैंने वोल्टेज ले लिया एग्जांपल के लिए 5, उसका करंट मान लो 4 है। तो आउटपुट साइड का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए मैंने वोल्टेज को मान लिया कि ये 4 है। तो ये अगर 4 है तो मेरे को प्रोडक्ट बराबर लाने के लिए आपका करंट कितना हो जाएगा, इंक्रीज होकर के 5 हो जाएगा, ताकि 5 इंटू 4 20 और 4 इंटू 5 20। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है बट करंट इंक्रीज हो रहा है टू मेंटेन कांस्टेंट पावर। केस 2, अगर आपका N2 ग्रेटर देन N1 है, दैट मीन्स E2 ग्रेटर देन E1 है, या फिर आप बोलिए कि V2 ग्रेटर देन V1 है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे कि ये देन ये क्या हो जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब फिर से इसी पे लीजिए, जैसे मैंने V1 I1 लिया और ये V2 I2 लिया। तो मान लो अगर ये 4 है और ये 3 है, मेरे को वोल्टेज इंक्रीज करना है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 4 3 12, तो इसको ले लेता हूँ मैं 6 ले लेता हूँ, और इसको ले लेता हूँ 3 इंटू 6 ले लेता हूँ। वोल्टेज इंक्रीज करना है, तो मान लो मेरा वोल्टेज इंक्रीज होकर के हो गया 6, तो करंट आपका क्या हो जाएगा, पहले 6 था, अब ये डिक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है बट
आपका करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो स्टेप अप और जो स्टेप डाउन जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हमको कहाँ से बोलना चाहिए, वोल्टेज को देख करके बोलना चाहिए। अगर आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब लोड साइड का वोल्टेज अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको उसको बोलना है कि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और करस्पॉन्डिंगली आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा टू मेंटेन कांस्टेंट पावर। केस 2, अगर आपका सेकेंडरी साइड का या लोड साइड का जो वोल्टेज है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो आपका क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है टू मेंटेन कांस्टेंट पावर, करंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन कैसे निकलता है, ठीक है, और ईएमएफ पर टर्न इन ट्रांसफार्मर एट प्राइमरी साइड इज इक्वल्स टू सेकेंडरी साइड कैसे होता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।